सेक्शन ए का मतलब क्या है? अनसीन पैसेज कहते हैं ना, क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अनसीन क्योंकि देखा नहीं पहले। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? समझना। ठीक है जी, क्या होता है? समझना। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हमारे आते हैं 20 मार्क्स। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का, ठीक है जी। और 10 मार्क्स में 6 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन होते हैं वन मतलब लाइन लिखने होते हैं, सेंटेंस लिखने होते हैं, है ना जी। तो पेपर करने का पहला तरीका क्या है कि जब भी हमारे पास, जैसे कि हमें 15 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, हमने लिया, लाइनिंग की, है ना, क्वेश्चन पेपर मिला, फिर भी 15 मिनट मिलेगा। पहला काम हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 करने हैं, 12 होते हैं, तो हम उसमें से जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर डाल दिया, ऑप्शन डालेंगे ए बी, मान लो किसी का सी है तो सी। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन उतारते। पहली बार क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, क्या नहीं उतारेंगे? वेरी गुड। दूसरा काम, आंसर में केवल ऑप्शन लिखेंगे। बाद में जब हमारे पास टाइम बचेगा ना, तब हम उस ऑप्शन का, मान ले ए का ऑप्शन जो भी आता है वो हम बाद में उतार देंगे। कई बार क्या होता है कि हमने इंग्लिश का पेपर, कितने बच्चे ऐसे जिनका पेपर टाइम की वजह से छूट जाता है? वेरी गुड। देखा, आपको अपनी कमी का पता है, वो क्या वो छूट गया, कितने नंबर का? 5 नंबर का। क्या वो टाइम ही नहीं था? क्या नहीं था? टाइम नहीं था, टाइम नहीं था। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? टाइम को बचाना है। और टाइम को बचाने का मतलब है कि हर टाइम को यूटिलाइज करना है। ठीक है। तो यूटिलाइज करने का पहला तरीका बताया, ऑप्शन लिखा, आंसर बाद में उसको हम बाद में लिख देंगे, जो भी ऑप्शन है। टाइम बचेगा तो लिखेगा, नहीं है तो मैडम तो उस पर भी नंबर देंगी वो। ठीक है जी। क्वेश्चन 1 और 2 हो गए आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ें तो 15 मिनट शुरुआत के जो मिलते हैं ना, उसको भी यूटिलाइज करना है। ठीक है। उसको पढ़ के जैसे टाइम मिला, और इसमें आपको क्वेश्चन में टाइम लगाना है 50 मिनट्स मैक्सिमम। टाइम को भी माइंड में रखना है। 50 मिनट का हम एवरेज लेकर चलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो हम बहुत इजीली कर पाएंगे। पता चला सेक्शन ए को पढ़ने में इतना टाइम लगा दिया कि बी और सी छूट गया, बिल्कुल नहीं। वो आपको देखना है, पेपर सॉल्व करना है, बार बार करना है, अटेम्प्ट करेंगे। तो हालांकि मैं हर सेक्शन के ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे सेक्शन ए को भी करते वक्त जो वर्ड टू वर्ड मिल रहा है, कंप्रिहेंशन तो समझना है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा ना आंसर, तब भी तुक्का लास्ट में लगाना है ना। कहते हैं ना, मामा से काना मामा बला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्या मतलब हुआ इसका? क्या ये काना मामा नहीं होना चाहिए? नहीं करने से कुछ ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड। नहीं करने से अच्छा है कि लास्ट में हो सकता है उसमें आंसर मिल जाए, नंबर मिल जाए, तो करना जरूर है। लास्ट में कोई भी चैप्टर में, ये कोई इंग्लिश के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट में लागू होता है। ठीक है ना। लास्ट के कुछ मिनट जो हमें बचते हैं वहां पे हम अपने करते हैं। अब देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी हो गया। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको जैसे ध्यान रखेगा कि क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन वर्ड को देखो। WH फैमिली से क्वेश्चन है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है? WH फैमिली क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ बताइए, बस बोलिए बोलिए, बताओ बताओ बताओ। सर जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो होता है। ओके, वेरी गुड। W से वाइफ है, से हस्बैंड, फैमिली बन गई, यही ना। और इसके बच्चे हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। क्लियर? क्यों भूल जाते हैं? हम भूलते यूं है कि हम उसको मजेदार तरीके से नहीं करते। याद रखिए, जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो आंसर यस और नो में होता है। मैंने कहा आर यू क्रेजी? देखो मैं पूछ रही, यस और नो हम बोल सकते हैं। अगर मैं बोलता आर यू स्टूपिड, तो अब तो आवाज आई ना नो। तो जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है तो यस और नो में आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब WH फैमिली से क्वेश्चन है तो when question starts with what, you have to answer about matter. When question begins with where, you have to answer about place. When question with when, तो क्या देना है? टाइम। Why, रीजन। Why से क्वेश्चन पूछा है, क्यों, है ना, कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, तो बताना पड़ता है ना कैसा क्यों हूं। तो वह वाई है, तो यू हैव टू आंसर अबाउट रीजन।
हाउ है तो प्रोसेस। तो क्वेश्चन के वर्ड के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढो। मान लो वेयर से क्वेश्चन है तो देखो भाई किसी जगह का नाम तो नहीं लिखा, कहीं निठारी उठारी लिखा हो, है ना भाई, हो सकता है ना। तो जगह का नाम, अगर वेन है तो देखो कोई डे है, डेट है, कोई इस तरह का टाइम आए लिखा है तो वो लिख देंगे आप। तो पहला काम क्वेश्चन को देखो, लैंग्वेज को पढ़ो, फिर पढ़ो अनसीन पैसेज को, है ना। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 2 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स तभी मिलेंगे ना। कई बार आप जब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आएगा। क्या आएगा? आएगा, क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। ठीक है जी। अब आगे क्या करेंगे हम, दोनों क्वेश्चन करने के बाद हमारा सेक्शन बी क्या है, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन। ठीक है ना जी। सेक्शन सी में पहले होता है ग्रामर। मैं एक चीज आपको बता दूं, मेरा YouTube चैनल है अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया, ठीक है। उस पर मटेरियल शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, है ना, जहां कहीं भी देखेंगे आप, जैसे कि ग्रामर के ग्रामर ट्रिक्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें यहां ध्यान रखना है, AWARE अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया, है ना। कई बच्चे ना कहते हैं माइक पे ऐसे बोलने की आदत हो गई, ऐसे बोलते हैं अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया, पता चला अवेयर की जगह हमारा इंडिया बोल रहे हैं, है ना। अवेयर का मतलब होता है जागरूक करना। ठीक है जी। तो ऐसे करके बोलकर देखेंगे तो आपको उसमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस सबका मटेरियल मिलेगा, खासकर बोर्ड क्लास के लिए। तो अब देखिए सेक्शन बी में ग्रामर को कैसे करें। ग्रामर में भी 12 क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, अगर मेरे ट्रिक्स पे आपको किसी को टेंस करना भी नहीं आता, फिर भी वो नरेशन करेगा, 101% एग्जाम में सही होगा, क्योंकि उसका कुछ ट्रिक है ना। ट्रिक है जैसे कि ज्यादातर पेपर में आते क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट का क्या है कि जब हम रिपोर्टिंग स्पीच करते हैं तो उसको पास्ट में करना होता है। तो इज एम आर की जगह हम क्या करेंगे, वाज वर। हैज की जगह हैड करेंगे। मान लो ऑप्शन दे रखे 4 में से 2 ऑप्शन तो इज एम वाले हैं, एक हैज है तो ऑप्शन वैसे ही काट देंगे, आंख बंद करके, काटो काट में तो होगा ही नहीं, है ना। फिर अगले को देखेंगे, अब एक में मिलेगा हेड, एक में वाज, तो देखेंगे क्वेश्चन वाले में हैज था कि इज था, तो वहां देखा वो इज है तो वाज वाला आंसर लगा दिया, होगा काम। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि समझना नहीं है, समझना है। ठीक है जी। मैं और भी ट्रिक बताऊंगा, समझना है, लेकिन फिर भी माइंड में शॉर्टकट्स भी रहने चाहिए ताकि गलत ना हो जाए। ठीक है ना। मैंने जैसे नरेशन का भी मेरा वीडियो है, उसमें मैंने नरेशन के पूरे ट्रिक्स बताए हैं, साथ में नरेशन भी कैसे करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी। जैसे मैंने कहा कि राधा सेड टू श्याम, है ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। क्या बोलो, ओके। राधा सेड टू श्याम। अब इसको इनडायरेक्टली कैसे कहेंगे, ये है डायरेक्ट लैंग्वेज जो कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। अब इसको इनडायरेक्टली हम कैसे कहेंगे, राधा ने श्याम से कहा कि नहीं तुम मेरे दोस्त नहीं हो, राधा ने श्याम से कहा कि वह उसका बहुत अच्छा दोस्त है, वह आ गया ना। तो यही नरेशन है इनडायरेक्ट, यानी कि यू की जगह आ गया ही क्यों आया, क्योंकि श्याम है। अब यहां पेपर में क्या आता है, पेपर में 2 डायलॉग्स होते हैं, एक नाम लिखा होता है रिसेप्शनिस्ट, फिर नीचे लिखा क्लाइंट। दोनों बातचीत कर रहे हो, कह रहे मे आई हेल्प यू, रिसेप्शनिस्ट कह रही है ना। तो वो कहता है या ऑफ कोर्स आई वांट 1 रूम सेट 2 रूम सेट, प्लीज प्रोवाइड मी इफ यू हैव। तो क्वेश्चनिंग इस तरह के डायलॉग्स होते हैं। तो हमें क्या समझना है, फर्स्ट पर्सन है तो बोलने वाले को देखो, बोलने वाले का मतलब जो बोल रहा है, और सेकंड पर्सन उसने यू यूज किया है तो सुनने वाले को देख लो। अब सुनने वाले को देखो, लड़का है कि लड़की है, ठीक है जी, और बोलने वाला लड़का है कि लड़की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि जब वो आई कह रहा है तो इधर देखना ऐसे, अपनी बैंगनी नजर से यू देख रहा है, ऐसे कहना है। कौन है, फर्स्ट पर्सन है तो लेफ्ट में, और सेकंड पर्सन है तो नीचे वाले को। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि सेकंड पर्सन कौन है, सुनने वाला है, सही है। उसके अकॉर्डिंग आपको उसके सर वो चेंज करने, नियम है SON 1 2 3। SON का मतलब क्या होता है, नहीं पता, याद करो। कौन, हाँ, वेरी गुड, शुक्र है सूरज ने कहा, SUN होता है वो, ठीक है ना।
तो सन का मतलब बेटा होता है। और याद रखना 1 2 3 फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में नो चेंज। अगर वो ही, हिज, हिम, शी, हर ऐसा कुछ है तो चेंज नहीं होगा। तो पहला ट्रिक तो ये हो गया कि फर्स्ट पर्सन यूज किया है तो उसी को देखो तो बोल रहा है, सेकंड पर्सन उस लाइन में यूज है तो उसको देखो तो सुन कौन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है ना, रिपोर्टेड स्पीच को। दूसरा पास्ट टेंस ही करना है। तीसरी एक चीज और है कि क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो क्वेश्चन है तो एक सबसे अच्छा शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, इससे आसान नहीं है। हो सकता है आपके पेपर में छपा हुआ एक क्वेश्चन मिलेगा, एक नंबर देगा आपको। जैसे कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है, आई हेल्प यू में पहले वर्ब है फिर आई है। तो जब वो चेंज होगा तो सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, वर्ब बाद में हो जाएगा। यानी कि अगर दो ऑप्शन देंगे जिसमें एक ऑप्शन में सब्जेक्ट बाद में है और वर्ब पहले है, जैसे वेयर डू यू लिव, और वेयर डू यू की जगह जो चेंज होगा वो यू लिव दिया जो भी आया है बाद में, तो जो हेल्पिंग वर्ब बाद में चला गया वो वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर? यानी कि व्हाट आर यू डूइंग है तो व्हाट ही वाज डूइंग। बच्चे क्या करते, व्हाट की जगह व्हाट लिख दिया। कनेक्टर से तो देखना है हमें कि दैट लगा है, अगर फुल स्टॉप वाला है तो दैट हो सकता है, या तो इंपरेटिव सेंटेंस है तो टू हो सकता है। तो माइंड में ऐसे रखना है। मैं ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिफिकल्ट होता है थोड़ा नरेशन करना, खासकर जिन बच्चों को टेंस नहीं आता। कितने बच्चों को टेंस आता है अच्छी तरह से? देखो मुश्किल है ना, हाँ कुछ बच्चों को, लेकिन उसके बाद भी कंफ्यूजन रहती है ना, तो उससे भी बच के भी हमें पेपर में तो नरेशन करना है, ग्रामर भी है, टेंस भी है। तो हम वहां कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन फुल स्टॉप देख लिया, कहा कि भैया फुल स्टॉप है, स्टेटमेंट है, ये जो है असर्टिव सेंटेंस है, तो हमें सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में करना है, पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में करना है। अब कहते हैं पता ही नहीं है प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे होता है, तो मैंने कहा इज एम आर है तो वाज वर्क करना है, हैज है तो उसकी जगह हैड करना है। वर्ब और सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब पहले, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब कर देना है। जैसे कि अगर आर ही था तो आर का अगर मतलब कह रहा हूं आर यू है तो यू का अगर ही होता है तो ही वाज होगा, है ना जी। वाज ही नहीं होगा, दो ऑप्शन मिलेंगे, एक में वाज पहले होगा ही बाद में होगा, वेयर वाज ही, और दूसरा होगा वेयर ही वाज, तो कौन सा होगा? वेयर ही वाज। ओके, क्लियर हो गया? और ये आपको एक नंबर देगा, बेशक पेपर में लिख लेना, इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आपको एक नंबर यहां मिलेगा, क्वेश्चन वाला होगा स्टेटमेंट का, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल हेल्पिंग वर्ब बाद में कर देंगे तो भी आप पास्ट टेंस देखना ही है। अब दूसरी बात की ग्रामर में और होता है, टेंस है, मॉडल्स है, डिटरमिनर्स है। तो आपसे देखिए सब्जेक्ट वर्ब कंकोड, सिंगल सा नियम है एसएसपीपी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर है? तो ऐसे में जब हमें देखना है कि ग्रामर में जैसे ज्यादातर पास्ट टेंस की पहचान क्या है, पास्ट टेंस की पहचान कौन बताएगा? वाज है, वर है, हैड है, डिड है, लास्ट है, यस्टरडे है, इन सब चीजों से पता चलता है क्या है, पास्ट टेंस है। क्लियर है? पता चल गया? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को भी? ठीक है, तो पास्ट टेंस है तो ये समझना है कि अगर कोई दो इंसिडेंट एक साथ हो रहा है, एक घटना तो पहले होती है उसमें लगता है हैड प्लस V3, क्या लगता है? वाह, वेरी गुड, क्लैप करो इनके लिए। कई बच्चे पूरे उससे बताते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कई कहते हैं हैड को हद, HAD, है ना, HAD हैड प्लस V3। क्लियर? तो हैड प्लस V3, जैसे कि मैं कहा कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर बाद में आया तो डॉक्टर केम और पेशेंट हैड डाइड। तो अब ये हो गया ग्रामर पोर्शन में। मॉडल्स में भी ध्यान रखिएगा, ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे ये देखो नियम नहीं है ऐसा। मैंने कहा आई कैन, पावर एबिलिटी की बात हो रही है तो कैन वर्ड यूज होता है ना, तो आई कैन तो कई बार सूट करता है के साथ, है ना, कैन वी के साथ मस्ट और शुड सूट करता है, लेकिन क्या कंबाइंड है, जैसे कि वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, है ना जी। तो ये क्या है, ये केवल जो अगर हमारा सजेशंस है, सजेस्टिव वाले लाइंस है, तो वहां पे वी के साथ ज्यादातर वो कॉमन सी सेंटेंसेस होते हैं। तो शुड है, नॉट लगा है तो नीड नॉट है, और टू है, टू लगा है तो, ठीक है जी। और ऐसे में
जो मॉडल्स है वो मूड को समझे, वाक्य के भाव को समझो। आपको लगता है कि हैड टू है तो आवश्यकता या मजबूरी के लिए आता है, क्लियर है? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मूड को बोलने वाले को, जैसे कहते हैं ना कि हिंदी में हम बोलते हैं आ जा, आइए, दोनों में इंग्लिश तो सेम है ना, लेकिन इंग्लिश वाले वहां पे मॉडल्स यूज करते हैं कि किस मूड में बात को कही जा रही है, क्लियर है? कर लेंगे भाई? कुछ कुछ देखो, मैं तो केवल कहा ना, बाकी ग्रामर में मॉडल्स ये सब जो भी टॉपिक्स है ना, इसकी वीडियोस भी अवेलेबल है, वो देख लेना आप। लेकिन अभी मैं केवल आपको शॉर्टकट हल्का हल्का ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है जी? अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक, वो है सेक्शन बी में ही आपका राइटिंग सेक्शन, लेटर राइटिंग। आप एक बात बताओ, देखो लेटर राइटिंग में क्या है, एक एडिटर का लेटर है, ठीक है? हालांकि ऑर्डर प्लेस है, 3-4 लेटर ही है केवल, लेकिन एडिटर का मैं कहूं या कोई भी लेटर या कंप्लेन लेटर है, कुछ लैंग्वेज ऐसी है कि हम अपने आप भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर एक लाइन हमने याद कर ली, खाली जगह में हमने भर देना है। जैसे मान लो एडिटर का है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टुवर्ड्स, और खाली जगह में मान लो राइजिंग प्राइसेस है तो टुवर्ड्स राइजिंग प्राइसेस। मान लो आता है इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा फिल्म्स ऑन यंग माइंड्स तो टुवर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा फिल्म्स ऑन यंग माइंड्स। यानी कि खाली जगह में क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। वो पहला सेंटेंस हो गया। लेटर को एक लाइन में लिखते हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट, बिल्कुल ही सबसे ऊपर आपका एड्रेस, फिर पता ही द एडिटर। कई बच्चे क्या करते हैं, द एडिटर लिखा छोड़ दिया, नहीं, जचना चाहिए ना, 3-4 लाइनें हो। द एडिटर लिखा है तो उसके नीचे किसी न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया, या दिया है तो ठीक है, नहीं तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है? उसके नीचे कोई जगह का नाम भी लिख दिया, जगह का नाम लिख दिया, जैसे कि मान लो कनॉट प्लेस, वो कर नहीं सकते, कनॉट प्लेस बहुत डिफिकल्ट स्पेलिंग है, क्या करें, अपना नाम लिख दो, सोनिया विहार, है ना? पूछने आएंगे क्या कि इसका कार्यालय है कि नहीं है? नहीं ना, प्रीति विहार, भैया का नाम लिख दो, मोहन गार्डन, है ना? तो समझे, ये आसान करने का कई बच्चे उसको भी रटने लगे, कनॉट प्लेस CANOUA ऐसे ऐसे करके रटने लगे, फिर भी पेपर में गलत हो गया। क्या जरूरत है रिस्क लेने का? सब जगह रिस्क लेना, लेकिन 10th के बोर्ड के एग्जाम में रिस्क नहीं लेना, ठीक है जी? क्या करना है, यानी रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, वेरी गुड, ठीक है? तो इस तरीके से करना है कि उसमें एड्रेस लिख दिया तो 4 लाइन हो जाती, फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट को हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट कर दिया, नीचे अंडरलाइन कर दिया, फिर उसके बाद सर, फिर उसके बाद लिख। अब देखो कुछ लाइनें ऐसे भी, जैसे आपने लिखा, इट हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस, वो कह रहे सर मेजर प्रॉब्लम, है ना? महंगाई सर लगती है मेरे को मेजर प्रॉब्लम, मम्मी दूध नहीं दे रही आजकल, है ना? तो आप समझ रहे ना, हमें लाइंस भी अपने देखना, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो तो बनाकर बिल्कुल कंटेक्चुअल लिखे, और जिसको 4-5 लाइनें माइंड में ऐसे रहे, वो थोड़ा कम हो रहा है ना, तो 1-2 लाइन यहां से ले लें मेरे वाले, ठीक है ना? ये एक कहते हैं कि वो मान लो आपने लिखा कि जैसे मैंने यही कहा कि इट हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस, महंगाई है तो ठीक है ना? करप्शन है तो चलेगा, ओवर पॉपुलेशन है तो चलेगा, कहीं गंदगी इंसैनिटी कंडीशन है तो चलेगा, लिख रहे ना तो सेंटेंस, वी हैव कंप्लेन मेनी टाइम्स, नो एनी एक्शन हैज बीन टेकन, हमने कई बार शिकायत की लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। अब कोई लोग पूछने आएगा क्या कि तुमने की थी कि नहीं की शिकायत? भाई लेटर में मैंने एक लाइन लिख दी है, ठीक है ना? हमने अब देखो एक चीज और है, पेपर में ना ये भी होता है सजेशंस लिखो, अक्सर होता है, 1 नंबर और होते हैं उसके, कंटेंट और फॉर्मेट। तो सजेशन में लिख दिया यंग जनरेशन शुड कम फॉरवर्ड, ठीक है ना, टू अवेयर द मासेस। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि जी यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, किसके लिए? अवेयर करने के लिए। अब एक बात बताओ, कोई कह रहा सर ये टॉपिक सब में तो नहीं चलेगा, तुम बताओ कौन से टॉपिक में? नहीं, मैं चला दूंगा भाई, क्योंकि मैंने याद कर रखा है, पेपर में लिख के आना मुझे, ठीक है ना? अब देखो चलेगा भी, ऐसा नहीं चलेगा भाई। यंग जनरेशन की भूमिका कहां नहीं है, चाहे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हो, चाहे महंगाई में हो, महंगाई में भी वो चाहे तो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, है ना? इन चीजों के लिए अवेयर कर सकते हैं लोगों को। और हम सबसे पहली चीज ये कह सकते हैं कि जो भी टॉपिक है वो हमें उसमें सजेशंस भी देना ही है। जैसे आपने मीडिया का लिखा, मीडिया हैज अ ड्यूटी टू
highlight these problems to cleanse the rottenness of public life. कि मीडिया का कर्तव्य बनता है कि इन समस्याओं का उजागर करे, है ना? तो इससे क्या है भाई, आप एक बात बताइए कि अगर हमारे सजेशंस है, मुझे 1 नंबर उसके ही मिलने हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सजेशन भी देना है, आप छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेगा ना। और ये तो एक सजेशन है ना कि मीडिया का काम है ये। और ये हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर कोई बहुत समझदारी से कहे तो इसमें ये करना, उसमें वो करना, उसमें वो करना, लेकिन मैंने जो ये लाइन लिखा है और जिसकी अच्छी इंग्लिश है और अच्छा बनाए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए, क्लियर मिल जाते हैं। कंप्लेन वाला भी है तो उसमें एडिटर का ये लाइन ऊपर आप लास्ट में रिक्वेस्ट भी करते हैं फॉर रिक्वेस्ट यू टू गिव स्पेस इन योर न्यूज़पेपर, है ना? तो वो भी हो जाता है। मैं आपका जो टेम्पलेट ऐसा बना हुआ है वो मैडम को शेयर करूंगा, वो आप तक पहुंच भी जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अभी केवल समझ लीजिए ताकि आपको आसानी हो, कहीं उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो दूसरी बात ऑर्डर प्लेस का है और उसका भी है, उसकी भी टेम्पलेट है। अब दूसरी चीज जो आता है एनालिटिकल पैराग्राफ पेपर में, क्या आता है? कौन बताएगा क्या होता है एनालिटिकल पैराग्राफ? हैंड, वाह वेरी गुड, बताइए क्या होता है? अनुच्छेद को कहते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को क्या कहते हैं? चलो कोई नहीं, क्लैप करो इसके लिए। क्लैप नहीं करेंगे तो बैठे ही नहीं है। कोई और? एनालिटिकल पैराग्राफ, वाह वेरी गुड, बताइए। ये कह रहे इसमें पाई चार्ट दिया रहता है जिसे हमें एनालाइज करना होता है, उसके बारे में कुछ लिखना होता है। वेरी गुड, क्लैप करें इनके लिए। देखिए ये पाई चार्ट हो, बार डायग्राम हो, कुछ भी हो सकता है ना? एनालाइज करने के बाद उसको एनालिटिकल पैराग्राफ कहते हैं कि एनालिसिस करने के बाद आप उसके बारे में। लेकिन एक बात बता रहा हूं, मैंने इसका एक वीडियो बनाया जब पहली बार आया ना ये सीबीएसई में, तो ये हुआ ये भैया इतना पढ़ना पड़ेगा 5 नंबर के लिए, मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने ना उसके कुछ ट्रिक्स निकाले। एक क्वेश्चन की लाइन मिली मुझे, हर पेपर में वही लाइनें मिली, जितने सैंपल पेपर उठाए सब में वही लाइनें मिली। तो मैंने देखा कि अगर उसमें से बिलो, अबव, फॉलोइंग वर्ड, फॉलोइंग चार्ट ऐसे लिखा था ना, वो लाइन हटा देते हैं ना तो पहला क्वेश्चन का सेंटेंस, पहला इंट्रोडक्शन का सेंटेंस बन जाता है। उठा के देख लेना आप पेपर को, कोई पेपर उठाना, उस क्वेश्चन वर्ड में आपको केवल अबव चार्ट, पहले तो पूरी राम कहानी लिखते हैं 2-3 लाइन क्वेश्चन में कि ये अबाउट पॉपुलेशन एंड ये ग्रोइंग डे बाय डे, द फॉलोइंग चार्ट एक्सप्रेस अबाउट इट। लास्ट में लिखो, हमने वो फॉलोइंग हटा दिया ना तो पूरी लाइन बन गई कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, आज कितने समय से ये हो रहा है, और यह चार्ट फॉलोइंग को हटा दिया, दिस चार्ट लगा दिया, तो वाह ये तो आंसर हो गया। ये पहला इंट्रोडक्शन क्या? सही कह रहा हूं? मैडम आप लोग भी बैठे, आप लोग भी बता सकते हैं क्या? कभी आप चेक करिएगा तो ऐसा मिलेगा इंट्रोडक्शन। अब दूसरी बात, और भी कुछ लाइन, एक लाइन से तो काम चलना नहीं है, 120 वर्ड्स लिखने हैं। तो आगे लिखा, डैश लगा दिया, इज मैक्सिमम, उसमें सबसे लंबा सा बार डायग्राम था, उसको लिख दिया इज मैक्सिमम। का हेल्थ है, जैसे लिख दिया एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ इज मैक्सिमम। आई बात समझ में? दूसरी जगह फिर खाली जगह में भर दिया एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन, खाली जगह में इज मिनिमम, सबसे ज्यादा इसमें है, सबसे कम इसमें है। डिफरेंस बिटवीन हेल्थ, खाली जगह में हेल्थ एंड एजुकेशन इज, घटाकर लिख दिया ये। आई बात समझ में? दिस चार्ट शोज दैट, यह चार्ट बताता है कि इट एक्सप्लेन्स अबाउट इट, यह एक्सप्लेन करता है कि अबाउट इट के बाद खाली जगह थोड़ा थोड़ा 4-5 वर्ड को भर के आपका ये पैराग्राफ दिया, और 5 मार्क्स पक्के। कोई आप करके देख लेना, इस बार अभी मैडम पेपर जब देंगी ना, आप उस प्री बोर्ड का एग्जाम आप देना तो देखना कि आपके नंबर उसमें आए कि नहीं आए। मतलब सबसे स्कोरिंग है, छोड़ना नहीं है ये। आई बात? हालांकि जो मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ का वीडियो है उसमें मैंने उन बच्चों के लिए भी जो बहुत हाई लेवल की थिंकिंग रखते हैं उनके लिए भी मैंने लाइंस अटैच किया है, ठीक है? और जो बहुत इजी है वो भी किया है, तो वो आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो देखो ये कितना इजी है, 4-5 लाइनें लिखकर इन कंक्लूजन वी कैन से दैट। और एक चीज, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का मतलब एक सिंगल पैराग्राफ में लिखना है, क्लियर है? पूरी की पूरी बात बता सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है सेक्शन सी, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट बुक। क्या कहते हैं? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में कितने नंबर है? 40 मार्क्स। पहले 20, अब ये 40।
इस 40 मार्क्स में आपके पास दो किताबें हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट प्रिंट और फर्स्ट फ्लाइट। अब ध्यान रखिएगा, दो आते हैं, पहला तो पेपर बता दो, दो इसके अंदर आते हैं, एक करने होते हैं, ठीक है जी। दो एक्सट्रैक्ट आते हैं, उसमें से एक करने होते हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आ रहा एक्सट्रैक्ट कौन सा है, किस पोएम का, किस चैप्टर का है, तो इसके भी ट्रिक है। जैसे कि लेंचो वाले में जो भी चैप्टर पढ़ोगे ना, 4 लाइनों में 5 जगह मिलेगा क्रॉप्स, र्यून, है ना, पेसोस, ये सब वर्ड मिलेंगे। गॉड हेल्प, बार बार बेचारा रो रहा है, मदद करे भगवान, मदद करिए, वो तो पता चल गया लेंचो है, वो आपको मिले। और क्वेश्चन दूसरा आप पढ़ोगे, जबकि नेल्सन मंडेला पढ़ोगे तो वी द पीपल पता नहीं, फ्रीडम फ्रीडम, ये सब चीजें मिलेंगी। और क्वेश्चन पता क्या आता है, हु इज द स्पीकर, कौन होगा, ये नहीं पता नहीं है। अरे सोचो, नेल्सन मंडेला का चैप्टर है तो हम तो होंगे नहीं ना। हाँ बताइए, भाई अमंदा की मम्मी आ गई, क्या बताओ, अरे देखो, जिसका जो चैप्टर है ना तो मंडेला ही होगा स्पीकर। और लेटर टू गॉड में लेंचो पाएगा, कहीं पोस्ट मास्टर। अब देखो, पोस्ट मास्टर की एक लाइन है, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है व्हाट द फेथ ऑफ मैन और गॉड। कौन कह रहा है, पोस्ट मास्टर कह रहा है। और अक्सर पेपर में आता, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर। तो ये क्या है, स्पीकर वो है। तो ऐसे समझने का काम तब आसान हो जाता है, पहले हम चैप्टर समझ लें, फिर हम आंसर लिख लें। बात आई कि कई चैप्टर हमारे को इतने इजी है कि हम वहां नंबर आसानी से ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक में आप जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो एनी लॉन्ग क्वेश्चन का एक सिंगल वीडियो है, और उसमें मैं बताऊं, अभी भी बता रहा हूं मैं, आप कोई भी लाइन बोलो, मैं तो अब ये कहता हूं कोई लाइन आप बोल लो, आपने काउ पे ऐसे याद कर रखे ना, मैं काउ के ऐसे पे ही लॉन्ग क्वेश्चन बना डालूंगा, बना के दिखाओ। जैसे आपने बोला काउ इज अ पेट एनिमल, बोलते हैं ना आप, ये तो याद है ना। अब बताओ कौन से चैप्टर में पुट करो, लेंचो में कर दो। हाँ, तो काउ की जगह किया लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, पेट एनिमल की जगह हार्ड वर्किंग फार्मर। किसी को कहा सर हार्ड वर्किंग बहुत, तो कोई नहीं, लेंचो इज अ फार्मर। काउ इज अ पेट एनिमल था ना, काउ इज अ पेट एनिमल, लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग, या लेंचो इज अ फार्मर। हार्ड वर्किंग लगा दो तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। तुम माई सेल्फ पे बोलोगे, मैं माई सेल्फ पे आपका आंसर तैयार कर दूंगा। ये अपना तरीका होता है कि अपने माइंड को प्रिपेयर करना कि मेरी इंग्लिश बहुत बढ़िया है तो है, कर दूंगा तो कर दूंगा, आंसर तो लिख ही दूंगा और कुछ आए ना आए, ठीक है ना जी, नंबर ले लूंगा बस। चाहे मैडम पूरे लंच लगा के देखे, मैडम मिस्टेक ढूंढ के दिखा, बचपन से 3री क्लास से याद करा था माई सेल्फ, ऐसे कैसे गलती हो जाएगी, ठीक है ना। लिख रहे हैं लेंचो राइट्स लेटर टू गॉड, ठीक है, ऐसे करके 4 लाइनें बनाए। और देखो एक चीज मैं बता रहा हूं कि डैश खाली जगह है, इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज अबाउट डैश खाली जगह। अब ये लाइन याद कर लिया, कसम खा लिया, आज एग्जाम में लिख के आऊंगा मैं, ठीक है जी। चैप्टर है क्या, लेटर टू गॉड, तो लेटर टू गॉड खाली जगह में भरा हुआ है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मजेदार कहानी है ना, इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज। पोर्ट्रेट देखो, पोर्ट्रेट भी बहुत आसान। अब जाते ना अंकल आते तो गेस्ट में ट्रे लेकर, है ना, PORTRAY, पोर्ट्रेट, चित्रित करना, बढ़िया वर्ड है। जब पेपर चेक करेगा बढ़िया वर्ड लिखा है ना, तो पोर्ट्रेट हो गया, चित्रित करता अबाउट। उसके बाद अ हार्ड वर्किंग फार्मर की लेंचो इन 2 कलर्स, या इसमें अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उसने लिखा पोर्ट्रेज अबाउट द प्लाइट ऑफ फार्मर्स इन आवर कंट्री इन 2 कलर्स। प्लाइट ऑफ फार्मर्स इन 2 कलर्स, कंट्री हमारे देश की क्या, किसी भी देश की किसानों की वही हालत है, क्लियर। तो पहला सेंटेंस बहुत बढ़िया हो गया। कोई कहे कि सर मेरी इंग्लिश ना बहुत बेकार है, कुछ भी नहीं लिख पाता, तो कहा ठीक है लेंचो ऊपर भी लिख देना, ऊपर चैप्टर का नाम लिख देना, नीचे लेंचो नाम लिख देना केवल। कोई कहे भोली, तो मैंने कहा ठीक है भोली लिख दो, भोली लिख दो। कोई कहे नहीं सर मेरी तो इंग्लिश बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छे नंबर चाहिए, तो कहा ठीक है भोली इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन इन 2 कलर्स, शिक्षा की जो भूमिका है। कोई कहे सर
एजुकेशन में मैडम वाला रोल आया है, तो कहा ठीक है भाई मैडम की रोल लिख देते, रोल ऑफ अ टीचर एज अ डिस्टेंस बिल्डर इन ट्रू कलर्स। हो गया भाई सेंटेंस पूरा। कम से कम 20 वर्ड तो हुए नहीं हुए? ऐसे और भी कोई कह रहा है नहीं सर इसको ना ब्राइट में करके दिखाओ, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो कहा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज अबाउट मदर्स रोल इन ट्रू कलर, अबाउट मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट अ ब्राइट इन ट्रू कलर्स। सच्चे रंगों में पिरोया है। वाह 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 क्या बात है ना? कोई कह रहा नहीं सर इंटरेस्टिंग नहीं है सर। कहा अरे भाई मुझे तो लगता है, ठीक है पेपर में तो मैंने लिखा, अब उसको थोड़ी ना पता कि इंटरेस्टिंग वर्ड याद करके गया था इसमें, फिर भी नहीं है ब्यूटीफुल लिख लो। ब्यूटीफुल का तो पता है क्या होता है? सुंदर। वाह सुंदर, तो ब्यूटीफुल लिख दिया। हमको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? कोई वो भी नहीं है तो गुड लिख दो, मैडम गुड देती है ना, तो गुड स्टोरी, बेटर स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी, है ना? जो अच्छा लगे वो तुम लिख दो, बस छोड़ो मत, ठीक है ना जी। और ब्यूटीफुल तो वैसे भी स्पेलिंग याद रहती है, ठीक है ना, पर स्मार्ट स्टोरी मत लिख दे, ठीक है जी। तो ब्यूटीफुल स्टोरी, और उसके बाद अगर कोई कहे आगे लाइन डैश इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, डैश खाली जगह में डाला, इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, क्लाइमैक्स है इसका स्टोरी का। जैसे कि क्या है, लर्निंग फ्रॉम when he couldn't win the prize in science fair, एब्राइट ने प्राइज नहीं जीता ना, तो उसकी जो लर्निंग हुई वो क्लाइमैक्स है। उसके बाद he became scientist, है ना, या डिस्कवरी जो उसने की हार्मोन के ऊपर वो लिख दिया। मान लो आप भोली का लिख रहे हो तो लिख दो रिफ्यूजल फॉर मैरिज, है ना, विद विशंबर नामक इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। क्लाइमैक्स है कहानी का, कदम चरम पे होती कहीं से। मान लो ह्यूमर वर्ड हमने यूज किया, एक सेंटेंस और बोल रहा हूं, ह्यूमर इज एट इट्स हाइट व्हेन, खाली जगह में लिख दिया कि ह्यूमर हास्य सबसे ज्यादा चरम पे है जब। अब मान लो भोली का लिख रहे हैं तो क्या होगा, व्हेन भोली रिफ्यूज्ड फॉर मैरिज, खाली जगह में दो ही वर्ड तो लिख रहे हैं। और एक चीज मैं ये भी कह रहा हूं कि मैंने ना एक आंसर ऐसा तैयार किया है, लैंग्वेज सेम है, पोएट्री का भी तैयार किया, एक याद करोगे 10 याद हो जाएंगे आपको, यानी कि एक समझोगे 10 समझ में आएगा। एक की डिफिकल्ट वर्ड देखोगे लैंग्वेज से, वो इसलिए है कि जैसे हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र होता है ना, जब मजबूरी आ जाए कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा, दे दिया, जो छोड़ दिया इसे, ठीक है ना, नंबर मिलेगा, गारंटीड है कि पोएम का अगर एक आंसर मैंने लिख दिया है वो 99% क्वेश्चंस को फिट करता है। तो एक वो करना है, और बाकी तो मैडम जितनी श्रद्धा सुमन आपको अर्पित करें सब एक्सेप्ट करिए, वो भी करिए, ठीक है ना, ताकि इंग्लिश अच्छी हो। इंग्लिश अच्छी तब होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स याद करेंगे, वोकैबुलरी करेंगे। क्या है ना, हम अगली क्लास में क्या लेकर जाते हैं, अपनी वोकैबुलरी लेकर जाते हैं, लंचों को भूल जाते हैं, क्या याद रहता है, हार्ड वर्किंग, है ना, आई बात समझ में, उसके अंदर का ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, क्लियर। तो अब जैसे कि मैंने कोई वर्ड कहा है या कोई सेंटेंस कहा है तो बहुत आसान है नंबर लेना, नंबर लेना बहुत आसान है, 90+ तो बहुत आसानी से आ जाते हैं, पर शर्ते हम थोड़ा दिमाग से सोचे समझे, क्वेश्चन को समझे फिर आंसर दे। अगर मैंने कहा ह्यूमर इज एट इट्स हाइट व्हेन, जो चैप्टर आप बोलोगे कहीं ह्यूमर की जगह हम सस्पेंस कर देंगे। मान लो ओजिबल गेट 40 ऑफ मैक्स, अक्सर पेपर में आता है ना, तो हमने कहा सस्पेंस इज एट इट्स हाइट व्हेन मैक्स जंप फ्रॉम द विंडो। मैक्स कहा क्या करता है, विंडो से छलांग लगा देता है। क्या लगाता है, छलांग, ठीक है, हंस लो भाई थोड़ा सा, ठीक है, छलांग लगा लेता है, जंप फ्रॉम द विंडो। जैसे पूछता है तो सस्पेंस, मैंने कहा ह्यूमर नहीं आता, कहीं सस्पेंस लिख दिया, है ना। और हाइट का मतलब कहते हैं चरम पे है, हर कहानी में कहीं ना कहीं क्लाइमेक्स आता है, कहीं कोई ह्यूमर है। जैसे कि देखो प्रपोजल है, प्रपोजल में क्या है, ह्यूमर इज एट इट्स हाइट व्हेन नटालिया टोल्ड हर फादर टू कॉल हिम, बोलती है ना, और वो बेचारा चुप को क्या बोलता है, क्या बोलता है, ओहो व्हाट अ बर्डन ऑफ अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। मतलब क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं, हाँ बताइए। शादीशुदा का घर में होना, हे भगवान, शादीशुदा का घर में होना नहीं,
कहता है कि जब लड़की बड़ी हो जाए तो उसका बाप होना कितना मुश्किल काम है। अभी तो देखो क्या हुआ था, धक्के मार के बाप बेटी ने धक्के मार के एक आदमी को बाहर करा, कहा भाग जाओ यहां से। बेचारा वो अंदर हा करके बेहोश होकर भाग गया। और उसके बाद उसने कहा प्रपोज करने आया था और हमने उसको भगा दिया। वो कहता पापा प्रपोज करने आया, प्लीज प्लीज बुलाओ उसको भी बुलाओ। वो रोने लगती है ना। अब बताओ, एक तो बेचारा लोगो, बेचारे की उम्र हो रखी थी, बीमार भी था, और उसके दौरे भी पड़ते थे, और फिर भी वो पागल हो रही, कह रही पापा प्लीज बुला के ले आओ। एक मुश्किल से मिला है तो वो बेचारा कहता है, ये पेपर में आता है ओ व्हाट द बर्डन, कौन हु इज द स्पीकर, तो चुप को, कौन शुक्र है इसने पूरा बोला, क्या कि नहीं तो सत्य बोलेंगे चिपको तो कुछ और ही बोल देंगे, है ना। तो चिपको नटालिया, ये कैरेक्टर्स याद रखने। मान लो कोई क्या पहले वाला सर सेंटेंस में पुट करके दिखा तो आप ठीक है कर देते हैं। पहले लिखा था प्रपोजल इज एन इंटरेस्टिंग, लेकिन ये स्टोरी की जगह प्ले, प्ले यानी कि नाटक है, इन विच द ऑथर की जगह प्ले राइट ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स अबाउट फनी कैरेक्टर्स लाइक नटालिया, चिपको, लोगो एक्सेट्रा इन टू कलर्स। सच्चे रंगों में अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को हमारे सामने दिया है। क्लियर आई बात समझ में। तो यहाँ कोई कह नहीं सर मैंने तो धुआं उठा देना, ऐसे इंग्लिश लिख दिए, तो कहा ठीक है ऐसे लिख देते। कहा था प्रपोजल इन इंटरेस्टिंग प्ले इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज अबाउट द क्वारलसम नेचर ऑफ अ पीपल। कहते हैं ना झगड़ालू टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनके बताए हैं तो देखो कितना अच्छा लगेगा। जिसकी जितनी बढ़िया इंग्लिश उतना बढ़िया पुट करे, लेकिन आंसर बढ़िया बन के तैयार होगा। वहां पे ह्यूमर हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, है ना। और क्लाइमैक्स क्या है, देखो when both of them started to quarrel, climax is at its height when Chipko came with champagne. पब्लिक सोचती है, पढ़ने वाले को लगता है फिर झगड़ा करने लगे, अब कुत्ते के ऊपर झगड़ा कर रहे थे ना, तो लोगों को लगता है इस बार तो बाप आएगा मार के भगा ही देगा, लेकिन वो कहता फिर ये भगाएगी, फिर मेरे को बुलवाएगी, का ये का एंजॉय योर मैरिड लाइफ। क्लाइमैक्स है ना, नहीं है, सस्पेंस भी है ना, ठीक है। तो कहानी को बनाना, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये लाइन मुझे याद है, लिखना ही था, बात आई समझ में। ये लाइन मैं याद करके गया था ना, तो मुझे तो एग्जाम में लिखना ही था क्योंकि मिस्टेक ना हो। क्लियर। और मैंने उस लाइन को अच्छी तरह यूज कर लिया। ये भी एक कलाकारी है, टेम्पलेट है ये। तो ये टेम्पलेट भी हम आंसर को बना सकते हैं, और ये आपको 6 और 6 12 मार्क्स देंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन 6 and 6 12 मार्क्स। आई बात समझ में। पोएट्री के अंदर भी एक एक लाइन का जो आंसर है उस चीज को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी तक तो मैंने ए बी सी तीनों सेक्शन का कुछ ट्रिक्स बताया थोड़ा थोड़ा, कैसा लग रहा है? अच्छा। जिनको अच्छा लग रहा है वो बताओ। अच्छा एक हाथ उठाओ, और जिसको ज्यादा अच्छा लग रहा है वो दोनों हाथ उठाएंगे, ज्यादा अच्छा वाले। बहुत सारे ज्यादा हाथ वाले, इतने सारे। चलो क्लैप करो। पता है